एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। कौन से साल में ये हुआ? तो एक तो यही सवाल बन जाता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किस चीज से किया गया, तो नीति आयोग याद रखना है। और नीति आयोग जो है वो 2015 में आया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। एक तो ईयर पूछ लेते हैं और दूसरा क्या पूछ लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किससे किया गया, तो नीति आयोग से जो है उसे बदला गया। अगली करंट अफेयर देखते हैं, सॉरी अगली जो एमसीक्यू जो है पॉलिटी की वो देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अब इसमें आप देखोगे कि हमारा एक तो जो है एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, ठीक है, फिर लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, और हमारा जो जुडिशरी वाला पार्ट है। लेजिस्लेचर जो है ये क्या करता है, विधायिका जो है जो कि कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करवाता है, कार्यपालिका। और जो हमारा न्यायालय है, जो जुडिशरी जो है, ये देखता है कि ये जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, उसको अप्लाई किए जा रहे हैं, क्या ये हमारा संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव के साथ में जुडिशरी का काम को अलग करता है। तो कौन सा आर्टिकल ये करता है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 50 में जो है ये बताया गया है। अगले एमसीक्यू देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों के काफी सारे खर्चे होते हैं, काफी सारे पैसे वगैरह वो लोग यूज करते हैं। तो इसका एक हिसाब किताब एक रखना होगा। तो ये सारा हिसाब किताब करने का काम जो है वो कौन करता है? कैग, शॉर्ट में कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखना है। तो ये कौन सा आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 151 में इनके बारे में बताया गया है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप डेट को लेके कंफ्यूज ना हो जाओ, क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो बताया जा रहा है कि बताओ आप पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कौन सी है ना, तो कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस है, आपकी कम्युनिस्ट है, बीएसपी है, ये जो पार्टी है ना ये आपकी नेशनल पार्टी नहीं है। देखो, क्योंकि ये सवाल आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल है, इसीलिए 2022 का सवाल है, इसलिए यहाँ पे ये डेट आया है। लेकिन अगर आज का प्रेजेंट डे, जैसे अगर अभी जैसे ना जून, अभी कितना हो रहा है, जून 23 हो रहा है 2023 का, और अभी प्रेजेंट डे में अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट डे में टोटल 6 नेशनल पार्टी है। ठीक है, इनके नाम आप देख लो। एक तो है कांग्रेस, फिर बीजेपी, ठीक है, तो उसके बाद में बीएसपी वही यूपी वाला मायादेवी, जो मायादेवी जो है, मायावती वाला, तो बीएसपी, ठीक है ना। इसके अलावा वो केजरीवाल जी वाला आप, है ना, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, फिर कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, बीएसपी हो गया, आप हो गया। इसके अलावा एक है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, याद रखना है, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये नॉर्थ ईस्ट से पहली पार्टी है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट से पहली नेशनल पार्टी है। तो ये जो है ये हमारे क्या है, नेशनल पार्टी है, आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, जो 6th वाला नेशनल पार्टी है, मैं इसका नाम जो है मैं थोड़ा सा आपके लिए छोड़ता हूं। क्या आपको अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके, और नहीं पता है तो भी बताओ, मैं आपको आंसर बता दूंगा। टोटल 6 है, याद रखना। और स्टेट वाली पार्टी कितनी है? 56, जो स्टेट पार्टी है। अच्छा, डिसाइड कैसे होता है कि कौन नेशनल पार्टी है कौन स्टेट पार्टी है, कैसे ये तय होता है? तो इसके जैसे नेशनल पार्टी का मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ रूल है। पहला, मान लो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में टोटल जितने सीट है उस सीट का अगर 2% सीट मिल गया, वोट नहीं बोल रहा हूं, टोटल परसेंट का 2% क्या सीट, मतलब 11 सीट बनता है टोटल। अगर किसी नेशनल पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में 11 सीट जीत लिए, 2% सीट जीत लिया, नंबर याद मत रखो, 2% याद रखो, तो उस केस में वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी पार्टी अगर 4 राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में अगर वो स्टेट पार्टी बन जाती है तो ऑटोमेटिकली वो नेशनल पार्टी भी बन जाती है। अगर मान लो, अगर गुजरात में एक पार्टी, एक स्टेट पार्टी बन गई, या फिर मान लो राजस्थान में बन गया, बिहार में बन गया, मान लो तमिलनाडु में बन गया, 4 स्टेट में बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी नेशनल पार्टी भी बन जाएगी। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या है कि अगर किसी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में 4 लोकसभा सीट जीत लिए, और बाकी इसने क्या किया, टोटल इसको 6% वोट मिला, 4 लोकसभा के सीट मिले प्लस 6% वोट मिला। कहां? तो 6% इसको या तो लोकसभा वाली इलेक्शन में जो है वोट मिला, या फिर अलग अलग राज्यों के, 4 राज्यों के चुनाव में इनको जो है 6% वोट मिला, इस केस में भी ये नेशनल पार्टी जो है बन जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में।
आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। तो आर्टिकल 143 जो है ये जुड़ा हुआ है, याद रखना। तो ये जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के साथ में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो कंसल्ट कर सकते हैं। मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, इनको कल के डेट में किसी लीगल मामलों में, किसी कानूनी मामलों में कुछ सलाह चाहिए, तो वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह ले सकते हैं। और ये आर्टिकल 143 में, संविधान के आर्टिकल 143 में ये दिया गया है। अगली एमसीक्यू देखो, आर्टिकल 72 जो है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो देखो आर्टिकल 72 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये जुड़ा हुआ है पावर, किस चीज के पावर से, टू ग्रांट पैर्डन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। हमारे प्रेसिडेंट के पास में, हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं, इनके पास कौन है अभी, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, इनके पास पावर क्या है कि मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है ना, मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, अब प्रेसिडेंट के पास पावर यह है कि वो क्राइम टोटली माफ हो जाएगा। मतलब मान लो किसी पर्सन ने, मान लो किसी का मर्डर किया, एग्जांपल के लिए मैं बस समझा रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए बस समझा रहा हूं, मर्डर किया, तो इसकी जो सजा है टोटली माफ हो जाएगी। इसके जो गुनाह है, इसने जो क्राइम किया वो भी माफ। देखो एक तो होता है सजा माफ होना, और एक होता है गुनाह माफ होना, क्राइम माफ होना। हो सकता है यार, तो पार्डन वाले केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब क्या है कि गुनाह भी माफ हो गया, सजा भी माफ हो गया, नॉर्मल आदमी की तरह में जो है वो आराम से बाहर भीतर जो है वो जा सकता है, इधर उधर जा सकता है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्डन। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, तो कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूशन कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब क्या होता है समझा लो। मान लो किसी आदमी ने कोई मर्डर किया, अब उसको कोर्ट से सजा मिला है कि फांसी का, डेथ पेनल्टी मिला है, फांसी का, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि इसका जो सजा जो है ना, उसका रूप बदल सकते हैं। तो इसको डेथ वाली सजा मिली है ना, फांसी मिली है ना, तो फांसी को बदल करके क्या कर दिया, उम्र कैद कर दिया है ना, उसको प्रिजन में डालेंगे, जेल में जो है वो मान लो 15 साल, मान लो 10 साल के लिए वो जेल में रहेगा। तो एक तरीके से आप देखो सजा का रूप बदल दिया ना, तो उसको बोलते हैं कम्यूट। ठीक है, कम्यूट कर देना। तो प्रेसिडेंट के पावर, कम्यूट करने का भी पावर है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास में रिमिट करने का भी पावर है। रिमिट का मतलब क्या है, सजा को कम कर देना। मान लो किसी ने कोई क्राइम किया, उसको 10 साल जेल का सजा हुआ है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बोलेंगे कि अच्छा 10 साल नहीं, उसको जो है 3 साल जेल का सजा दो। तो मतलब वो जो जेल का टाइम पीरियड है उसको कम कर दिया। मतलब ये सभी पावर ना आर्टिकल 72 से मिलता है हमारे प्रेसिडेंट को, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू में। अगला एमसीक्यू है कि हम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड राइट टू एजुकेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन, हमारे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 21A में अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे राइट टू एजुकेशन है ना। 6 साल 14 साल तक के बच्चे को जो है कंपलसरी उनको शिक्षा मिलेगा, है ना, ये उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट करके ये जोड़ा गया था, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, उसमें ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया 86 नंबर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, संशोधन। तो संविधान में 86 नंबर वाला संशोधन करके ये चीज को जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन को। नेक्स्ट, which among the following constitutional amendment of Indian Constitution deal with the formation of Sikkim as a state? सिक्किम एक समय में एक अलग जो है वो राज्य था, अलग कंट्री था, लेकिन बाद में जो है 1975 में आप देखोगे ये भारत का पार्ट बन गया। अब भारत का पार्ट बन गया तो सिक्किम तो चलो बन गया, लेकिन क्या ये बस मुंह से बोलने से हो गया, नहीं। इसके लिए हमारे संविधान में कुछ बदलाव किए गए। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 2 में देखोगे आप बदलाव किया गया, ठीक है। तो इसके लिए संशोधन कौन सा किया, तो इसके लिए याद रखना जो 36 नंबर वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया गया, ठीक है। अच्छा, सिक्किम का कैपिटल पता है आपको, तो बताओ मुझे सिक्किम का कैपिटल क्या है। ठीक है, सिक्किम में ही तो है ना हमारे कंट्री की जो है एक बहुत ही ऊंची जो पीक है कंचनजंगा, ठीक है, वो सिक्किम में ही है। नेक्स्ट, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। मान लो कल के डेट में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस कर दिया, है ना, केंद्र सरकार पे केस कर दिया, आप तो अपना एडवोकेट लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप तो अपना जो एडवोकेट जो वकील जो है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो केंद्र सरकार भी तो अपना वकील लेके आएगी ना। तो वैसे केस में वो किनको लेके आएगी, तो वो लेके आएगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ये केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना या कानूनी मामलों में सलाह देना, तो इन सब तरह की चीजों जो में है जो है ये करती है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। Which among the following article of Indian Constitution deal with the right to equality of opportunity in matter of public employment? देखो क्या है, समझो।
आप देखोगे कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक इंप्लॉयमेंट जो है, इसके केस में भेदभाव नहीं किया जा सकता, सब इक्वल होंगे। और ये कहां लिखा है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया है, याद रखना, आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया है, ठीक है। हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब 12 से लेकर 35 तक तो है ना, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप देखोगे 12 में तो स्टेट क्या है, डिफाइन है, मैं समझाता हूं। मेनली देखो 14 से 18 तक, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, याद रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 14 से 18 अगर आर्टिकल को देखोगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? राइट टू इक्वालिटी। फिर 19 से लेकर के 22 तक राइट टू फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम, आजादी, है ना। उसके अलावा 23 और 24 में मिलेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मान लो जैसे 23 में आपको क्या मिलेगा कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती किसी को किडनैप कर लिया, उसको बंधक बना के लेके जा रहे हैं, या फिर किसी से जबरदस्ती फोर्स लेबर करवा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती काम करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, तो वो आर्टिकल 23 में इसके बारे में मिलेगा। आर्टिकल 24 में मिलेगा कि आप जो है चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, बच्चों से काम नहीं करा सकते कुछ खास क्षेत्रों में। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है 23-24 में मिलेगा, ठीक है। फिर 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक आपको मिलेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका जो धर्म का अधिकार है, रिलीजन का जो अधिकार है वो मिलेगा, ठीक है। फिर 29 और 30 में आपको मिलेगा कल्चरल और एजुकेशनल राइट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट। आर्टिकल नंबर 31 इंटरेस्टिंग है, इसमें था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके इसको हटा दिया गया है, हटा करके इसको फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया। अब इसको डाल दिया है आर्टिकल नंबर 300A में। अब ये बन गया है क्या? लीगल राइट। तो ये भी याद रखो, राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। कहां पे है? 300A में। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 32 में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपकी फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है, आपका मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो वैसे केस में आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हो। तो ये सारी फंडामेंटल राइट तो आप याद करके ही जाओ, है ना। ये अगर मिस कर रहे हो तब तो बहुत ही प्रॉब्लम है। एसएससी सीएचएसएल जीके प्रिपरेशन में अगर आप फंडामेंटल राइट अगर आप याद नहीं कर रहे हो पॉलिटी में, तब तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये जरूर याद रखो। नेक्स्ट, article related to compulsory acquisition of property has been omitted now from the Indian Constitution. What was the number of the article? तो मैंने ऑलरेडी बताया ना कि जो प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया। तो कौन सा? 31 में था ना, 31 में था, जिसको हटा करके अब 300A में डाला गया। पहले था फंडामेंटल राइट, अब क्या है? लीगल राइट। अंतर होता है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ? लॉ के सामने इक्वालिटी। देखो आर्टिकल नंबर 36 को तो ऐसे ही हटा दो, क्यों? क्योंकि 36 से लेकर के 51 जो है ना, वो तो डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये है डीपीएसपी में। तो ये तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 23 को तो ऑलरेडी बताया ना कि 23 क्या है। तो 23 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को फोर्सफुली लेबर बना रहे हो, किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, जबरदस्ती बंधक बना लिए, उसको कहीं खरीद बेच कर रहे हो, तो ये सब जो है नहीं कर सकते। तो 23 में इसके बारे में मिलेगा। आर्टिकल नंबर 40 में मिलेगा, 14 में मिलेगा आपको राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। 14 में मिलेगा आपको राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 14 के अलावा आप जैसे बाकी सबका भी याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 17 में आप देखोगे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 17 जो है ना, आर्टिकल 17 भी आप देखोगे तो बहुत बार पूछते हैं। ये 17 क्या है? अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है ना, जो भेदभाव जो है कि टच हो जाएगा तो पोल्यूट हो जाएंगे, ये सब बैन है, अनटचेबिलिटी बैन है। आर्टिकल नंबर 18 में देखोगे कि पहले के टाइम में अपने नाम के सामने एकदम पूरा टाइटल लगाते थे ना, कि महाराजा राजा पता नहीं क्या क्या लगाते थे, तो वो सब भी अब नहीं किया जा सकता है, तो वो भी बैन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 में मिलेगा ये। अच्छा देखो, Which among the following is a not a type of right to freedom in the Indian Constitution? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट टू फ्रीडम इनमें से नहीं है? तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम है ना, बोलने की आजादी, बिल्कुल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल ये भी है कि आपके लाइफ का, जिंदगी जो जीने का जो अधिकार है, बिल्कुल ये भी है। प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये भी है। ऑफेंस फॉर आर्म्ड असेंबली ये नहीं है ना। तो आप सशस्त्र सभा करोगे, गन लेकर के, आप हथियार लेकर के कहीं पे मीटिंग करोगे, आप लोग मान लो 1000 लोग जो है बंदूक लेकर के कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं किसी ग्राउंड में, तो ये तो अधिकार आपका नहीं है ना। आप ये नहीं बोल सकते हो मेरा अधिकार है, हम जो है मीटिंग करेंगे। मीटिंग करो लेकिन गन लेके नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट,
आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 26 मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल नंबर आप देखोगे कि 25 से लेकर के 28 तक ये हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें समझो क्या है, आर्टिकल नंबर 25 में आपको क्या मिलेगा, तो आपका अधिकार, आप जो भी धर्म का पालन करते हो, आप चाहो तो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप अपना धर्म को फॉलो कर सकते हो, अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उसमें रिलीजन में जो भी कुछ आपका मान्यता लिखा है, जो भी कुछ मान्यता है उसको फॉलो कर सकते हो। ये सभी कुछ आपको आर्टिकल 25 में मिलेगा। आर्टिकल नंबर 26 में मिलेगा क्या, तो 26 में मिलेगा आपको कि जैसे मान लो कोई मंदिर है, अब कोई मंदिर है, टेंपल है, इसको मैनेज कौन करता है, तो किसी मंदिर को, मान लो कोई मंदिर है तो मंदिर को कौन मैनेज करता है, तो वो जो मंदिर के जो धर्म वाले लोग हैं, एक दो नहीं, जितने भी जो लोग हैं वो सभी मिलके उसको मैनेज करते हैं। तो किसी रिलीजन का इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना है ना, मैनेज करना, ये सभी जो है आर्टिकल 26 में आता है, याद रहेगा। फिर इसी तरह से आप देखोगे 27 में, 28 में, इन सब में आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कि आपको रिलीजन का प्रमोशन के लिए टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। तो ये सब आपको 27-28 में मिल जाएगा। फिलहाल 26 में क्या है, तो मैंने बताया ना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, है ना, किसी धर्म के लोग जो है अपना रिलीजन का मैटर को, देखो 25 किसी एक आदमी का रिलीजन का जो राइट है ना उसका बात कर रहा है, और 26 एक आदमी का बात नहीं कर रहा है। 26 बात कर रहा है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अपना रिलीजियस मैटर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है 26, आर्टिकल 26। देखो अगला करंट अफेयर, Which of the following statement is correct regarding the industrial policy resolution 1956? हमारे कंट्री में बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये आया था। तो ये क्या है बताओ, स्टेटमेंट देखो क्या है यहाँ पे, दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। हाँ बिल्कुल, हमारा जो दूसरा 5 ईयर प्लान, देखो आजादी होने के बाद ना हम लोग 5-5 साल का प्लान बना रहे थे कि इस 5 साल में ये करेंगे, अगले 5 साल में ये करेंगे। तो जो दूसरा 5 ईयर प्लान जो है, और ये 5 ईयर प्लान का आइडिया कहां से लिया हमने, तो यूएसएसआर है ना, जो रशिया जो है, हमने उस जो आज का रशिया जो है उससे हमने लिया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए हमने जो है ये यहां से इंस्पायर हुए। दूसरा, इसके थ्रू करना क्या चाहते थे, तो जो बैकवर्ड एरिया जो है ना वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते थे, जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पे इंडस्ट्री उद्योग डेवलप करना चाहते थे। तो दोनों आप देखोगे करेक्ट कौन सा है, दोनों करेक्ट है, सही बात है दोनों। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं, which article of Indian Constitution states that the Council of State shall as soon as may be choose a member of Council of Deputy Chairman thereof so often to choose। अच्छा मैं आपको समझाता हूं क्या है, कौन सा आर्टिकल इनमें से ये बताता है कि हमारा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, राज्यसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा। तो हमारा जो राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन, है ना, चेयरमैन होता है। कौन होता है चेयरमैन, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होता है। इसके अलावा वहां पे होता है डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। तो डिप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट अगर खाली है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको भरना होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है, तो ये लिखा है आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 में लिखा है कि राज्यसभा का, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, तो वहां पे चेयरमैन होगा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, लेकिन 89 के हिसाब से क्या लिखा गया है कि डिप्यूटी चेयरमैन जो है इसका पोस्ट को जितना जल्दी फिल करना पड़ेगा अगर वो पोस्ट खाली है तो। राज्यसभा में पता होगा ना आपको 250 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 238 जो है तो वो तो राज्यों से आते हैं, स्टेट से आते हैं, और 12 मेंबर जो 12 जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, प्रेसिडेंट उनका नाम जो है नामांकित करते हैं। कैसे लोगों को, ऐसे लोग जो कुछ खास क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, है ना, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में मान लो उन लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो वैसे लोगों को जो है वो उनका नाम को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, देखो जो भी एमसीक्यू देख रहे हो ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम आ रही है ना, तो एसएससी सीएचएसएल 2023 प्रिपरेशन में ये आपको काम देगा। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा है ना, तो कौन सा आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में लिखा गया है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, कैसे आएगा, बताया ना 250 मेंबर है, 238 और 12 जो है नॉमिनेट वाले, तो ये सब कहां लिखा है, तो ये आर्टिकल नंबर 80 में लिखा है, अनुच्छेद 80 में लिखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी एक चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, तो इनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर में करंट अफेयर डिस्कस करता हूं और क्लास ऑक्साइड स्टडी में मैं एग्जाम की तैयारी करवाता हूं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पांचवा शेड्यूल है, पांचवी अनुसूची है, तो उसमें ये क्या आता है, कौन सा चीज इसमें आता है? तो उसमें जो आता है वो है आपका ये कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे गवर्न करना है। देखो हमारे कंट्री के क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे जगह है ना जहां पे शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, जहां पे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। मतलब बेसिकली बेसिकली शेड्यूल ट्राइब वाला जो आप एरिया ये सब जो देख रहे हो ना, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो कस्टम है, उनका जो जीवन यापन करने का तरीका है, जो रहन सहन है, रहने का जो तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसको सेम तरीके से बाकी जैसे बाकी जगहों पे जैसे गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे भी वैसे गवर्नमेंट चलाने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। उनके लिए कुछ स्पेशल वहां पे प्रावधान है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है। तो ये सभी जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, फिफ्थ शेड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है, अगले एमसीक्यू देखो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो पहले से आप ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कोई जॉब कर रहे हो, वो नहीं चलेगा, है ना। तो आप कोई सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 40 नहीं, आपकी एज 35 होनी चाहिए। 35 आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है वो है 35। ठीक है, सॉरी सॉरी, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज 30 चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपका एज 25 होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 होनी चाहिए। और अगर आपको बनना है वाइस प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी उम्र जो है वो 35 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? तो लोकसभा का जो एमपी है या फिर राज्यसभा से जो एमपी है, वो दोनों ही बन सकता है। तो लोकसभा का भी पर्सन बन सकता है, राज्यसभा से भी मेंबर बन सकता है। ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, और इसके साथ जो उसके साथ जो उनके मिनिस्टर होते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और तरह तरह के जो भी मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो ये सभी मिनिस्टर को मिला, ये उनको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो ये कहां पे कौन से आर्टिकल में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये सब होंगे? तो आर्टिकल 74 में आपको मिलेगा। याद रखना, लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है, लोकसभा में जितने लोग हैं, उसका 15% से ज्यादा जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या कि लोकसभा में जितने भी मेंबर है ना, उसका 15% निकाल लो, सिर्फ इतने ही लोग क्या हो सकते हैं, इतने ही लोग जो है वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उस पोस्ट में आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके सबको कुछ ना कुछ मिनिस्टर बना दिए, नहीं चलेगा ऐसा। नेक्स्ट, पार्ट 5 चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 2 में आपको कौन सा चीज यहां पे नहीं मिलेगा? तो आपको ये नहीं मिलेगा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेशन। ये चीज आपको जो है ये आपको नहीं मिलेगी। देखो हमारे प्रेसिडेंट के पास में ना ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है, और ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 123, अनुच्छेद 123 में मिलेगा। होता क्या है समझाता हूं मैं आपको। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। लेकिन लोकसभा में ना ब्रेक लगता है, मान लो मॉनसून सेशन हो गया, फिर कुछ दिनों का ब्रेक हो गया, फिर विंटर सेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, या फिर बजट सेशन हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब लोकसभा कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, बीच बीच में उसमें छुट्टी होती है, आप बोल सकते हो, है ना, ब्रेक होता है। लेकिन राज्यसभा कंटिन्यूअसली चलता है। अब मान लो किसी कारण से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी एक कानून बनाना है, लॉ बनाना है, लेकिन लोकसभा भी काम नहीं कर रहा है, लोकसभा छुट्टी पे है। तो कानून बनाने के लिए क्या किया जाए? लोकसभा को सभी को कॉल करके बुलाएंगे कि जल्दी आओ, कुछ कानून बनाना है? नहीं। तो वैसे केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऑर्डिनेंस जो है वो ऑर्डिनेंस का सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम है? ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस को बोलते हैं अध्यादेश। ऑर्डिनेंस से क्या होता है कि इमरजेंसी में कभी अगर लोकसभा राज्यसभा मान लो वो सब चीजें अगर वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है ना वो कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो कानून है, ये कानून चलो बना तो दिया, लोकसभा जब सेशन में नहीं था, लोकसभा जब नहीं चल रहा था, छुट्टी पे था, तो कानून तो बना दिया, लेकिन जैसे ही लोकसभा जो है, जैसे ही वो हाउस जो है वो स्टार्ट होता है, उस हाउस का स्टार्ट होने का 6 वीक्स के अंदर में, है ना, 6 वीक्स के अंदर में वो कानून जो है वो पास करना है, वो लॉ को पास करना है। ठीक है, तो ये उसका जो है वो नियम है कि ऐसा नहीं कि बस कानून बना दिए एंड देन चलता रहा, नहीं। उसको जो है उसको जब लोकसभा स्टार्ट होगी तो उसमें 6 वीक में क्या करना पड़ेगा, उस कानून को जो है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखो। अगले एमसीक्यू देखो।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी? अब इस तरह के सवाल भी आते हैं, बस ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, कुछ और नहीं पूछा जाता है इन सब में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नाम से पता चल रहा है ना कि क्राइम का रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी क्राइम है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैंने बताया है आपको, मैंने अपनी जो पार्ट 1 वाली वीडियो है उसमें समझाया है कि यूनियन लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है और स्टेट लिस्ट होता है। तो इनमें से कौन सी चीज जो है जो यूनियन लिस्ट में नहीं आती है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लिकर जो है, जो भी शराब वगैरह जो होता है ना, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स वगैरह, दारू वगैरह जो भी कुछ है, ये सब आपके स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है? तो यूनियन लिस्ट में नहीं आता ये। नेक्स्ट, which article of Indian Constitution state that governor has the power to promulgate ordinance during the recess of the legislature? जैसे मैंने बताया ना कि लोकसभा नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट ने जो है कुछ लॉ बना दिया, लेकिन उसको फिर लोकसभा शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर 6 वीक्स में पास करना पड़ेगा। वैसे ही आपने देखा कि गवर्नर के पास, जो गवर्नर जो है, जो राज्यपाल जो है, उनके पास भी ये पावर है कि वो भी इसी तरीके का ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और ये लिखा गया है आर्टिकल 213 में, ठीक है, आर्टिकल 213 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा मिल जाएगा? तो स्टेट लिस्ट जो है ना 7th शेड्यूल का पार्ट है, तो इसमें आपको ये स्टेट लिस्ट में कौन सा मिल जाएगा? तो ये आप देखो, है ना, बैटिंग गैबलिंग है ना, तो जो भी सट्टा जुआ वगैरह जो भी मैटर है ना, इसके ऊपर जो भी कानून वगैरह बनाना है वो स्टेट, राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार नहीं बनाती है। तो अच्छा, ये हमारे कुछ चैनल्स है, यहाँ पे क्लास ऑक्साइड स्टडी होगा, ये हमारे कुछ चैनल्स है, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, क्लास ऑक्साइड इंग्लिश, तो इनको बिल्कुल आप चेक करो एक बार, ठीक है? तो हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू, है ना, तो आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू देखे, पार्ट 2 देखा। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, ये लास्ट पार्ट होगा, और फिर उसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी का भी इसी तरीके से एमसीक्यू लेके आऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो, और हमारा जो दूसरे चैनल है उनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू।